all the latest updates, please subscribe. नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंच चुकी है। जिसे देश के सबसे अधिक विधायक और सांसदों का समर्थन हासिल होगा, वही भारत का 14वां राष्ट्रपति होगा। हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति चुनाव का पूरा गणित क्या है, चुनाव का तरीका क्या होता है और वोटों की कीमत क्या होती है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं भारत के अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए और उनका कार्यकाल कितने समय तक का था। देखिए ग्राफिक्स को। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल था 1962 में। इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल था 1967 में। इसके बाद जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1969 में था। और जाकिर हुसैन के बाद बारागिरी वेंकट गिरी, जिनका कार्यकाल 1969 में ही था। और इनके बाद हुए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिनका कार्यकाल 1969 में हुआ, यानी 24/8/1969 में। फिर भी इसके बाद फिर से बारागिरी वेंकट गिरी हुए, जो 1974 में हुए। और इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 1977 तक था। और इनके बाद हुए बसप्पा दनप्पा जत्रे, जिनका कार्यकाल 1977 तक था। और नीलम संजीव रेड्डी, जो 1982 तक रहे। इसके बाद ज्ञानी जयंत सिंह, जिनका कार्यकाल 1987 तक रहा। इसके बाद रामास्वामी वेंकटरमन, जिनका कार्यकाल 1992 तक रहा। और फिर शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 1997 तक रहा। इसके बाद KR नारायण, जिनका कार्यकाल 2002 तक रहा। फिर इसके बाद APJ अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 2007 तक रहा, यानी 2002 से 2007 तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा पाटिल, जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। इनके बाद प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 2012 से अभी तक है, यानी 25 जुलाई को डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और भारत के एक और नए राष्ट्रपति होंगे। आपके राष्ट्रपति कौन होंगे, अब ये इसका चुनाव होगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, यानी राष्ट्रपति चुनाव 2017 में कितने लोग वोटिंग करेंगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों सदनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा वोटिंग होगी, यानी राष्ट्रपति चुनेंगे। कुल सदस्य 776 होंगे और कुल विधायक 4120, यानी कुल जो वोट वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 10,98,882। और जिसको एक पक्ष को जीतने के लिए चाहिए 5,49,442, यानी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 5,49,442 वोट चाहिए। और यदि NDA की बात की जाए तो NDA के पास टोटल जो वोट वैल्यू है वो है 5,33,614, यानी वोटों की कुल जो वैल्यू होती है वो इतना NDA के पास है। लेकिन उनको कितने वोट चाहिए, तो यदि बात किया जाए कि लोकसभा सांसद कितने हैं हमारे देश में, तो 543 लोकसभा सांसद हैं, जिसमें से 2 नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डाल सकते। वहीं राज्यसभा के 233 सदस्य हैं, जो कि 12 नॉमिनेटेड सदस्य हैं, वो वोट नहीं डाल सकते। यानी देश के कुल विधायक की बात की जाए तो देश के कुल विधायक 4120 हैं, जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाल सकते हैं। वहीं कुल वोटरों की संख्या की बात की जाए तो 4896 है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद और विधायक सम्मिलित हैं। कुल 4120 विधायकों की वोटों की संख्या जो निकलती है वो निकलती है 5,49,474, यानी कुल 776 सांसदों की वोटों की संख्या जो होती है वो होती है 5,49,408, यानी NDA के पास 5,37,614 है। यानी यदि NDA को अपना राष्ट्रपति अपने पार्टी का चुनना है तो वोटों की जो संख्या कम पड़ेगी जीतने के लिए वो पड़ेगी 11,828, यानी 11,828 वोट यदि NDA को मिल जाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं। यदि विधायकों की संख्या की बात की जाए तो NDA के पास कुल विधायक हैं 1691 और यदि सांसदों की बात किया जाए तो 418 सांसद हैं।
यानी टोटल जो प्रतिशत की बात की जाए तो एनडीए के पास कुल वोट प्रतिशत है 49%। यानी एनडीए पार्टी यदि किसी का समर्थन पाती है, जैसे जो विपक्ष की अन्य पार्टियां एनडीए को सपोर्ट दे रही है, एआईकेएमकेडी, बीजेडी, टीआरएस, आईएसआर, जेडीयू, यदि सभी को मिलाकर बात किया जाए तो एनडीए को टोटल जो प्रतिशत बनता है वो बनता है 62%। यानी जीत के लिए 50% चाहिए तो उससे 12% ज़्यादा बन रहा है यहाँ एनडीए के पास, यदि पार्टी को विपक्ष की ओर से 5 पार्टियों का समर्थन मिलता है। और यदि विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष में यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी आती है। यूपीए के पास जो आंकड़े हैं वो 35% उनके पास वोट बैंक है। यदि उनके वोट वैल्यू की बात किया जाए तो 3,91,739 है। और यदि अन्य के विपक्ष की बात किया जाए, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं उनके सभी पार्टियों को मिलाकर जो वोट बैंक बनता है वो होता है 13%, यानी 1,44,302। ये वोट वैल्यू विपक्ष के अन्य पार्टियों की है यूपीए के अलावा। और यदि बात किया जाए कि यूपीए को विपक्ष की सभी पार्टियों का साथ मिलता है, समर्थन मिलता है, यानी 35% प्लस 13% को मिलाकर 48.53% होता है। यानी 48% के समथिंग यूपीए के पास होता है यदि सभी पार्टियां उसका समर्थन देती है। यानी यदि टोटल हम वोट बैंक या वोट वैल्यू की बात किया जाए तो यूपीए के पास है 3,91,739 और विपक्ष के पास है, विपक्ष के अन्य पार्टियों के पास है 1,44,302। यानी जो टोटल वोट वैल्यू निकलती है वो निकलती है 5,36,072। यानी अब एनडीए के पास 49% है, यानी टोटल वोट वैल्यू है 5,37,885 और विपक्ष के सभी पार्टियों को मिलाकर वोट वैल्यू इतनी निकलती है। तो इन दोनों में यदि अंतर की बात किया जाए तो केवल अंतर है 0.11%, या कहे कि यदि वोट वैल्यू की अंतर की बात किया जाए तो 1642 वोट ही कम होगा। यानी यूपीए प्लस विपक्ष को मिला के यदि उनको जीत हासिल करना है तो एनडीए को केवल 1642 वोटों की आवश्यकता कम होगी यदि किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं मिलेगा। और यदि यूपीए प्लस 16 पार्टियों में कुल वोटों के यदि बात किया जाए तो लगभग 2 लाख वोटों की कमी आएगी। यानी यदि यूपीए को चुनाव जीतना है तो 2 लाख वोट और हासिल करना पड़ेगा। लेकिन यदि एनडीए की बात किया जाए तो सभी पार्टियों को मिलाकर एनडीए अकेले ही 1642 वोटों केवल हासिल करना होगा और केवल एक ही पार्टी अगर उसका समर्थन देगी तो वहाँ पे वोट चुनाव जीत जाएगी एनडीए। और यदि यूपीए के साथ सभी पार्टियां हैं तो उसके साथ जो वोट बैंक वैल्यू है तो उसके आंकड़े आप देख ही चुके हैं। और 5 पार्टियां यदि एनडीए के साथ होती हैं तो उसका परसेंटेज 62 होता है। यानी यूपीए का कहीं ना कहीं 48 होता है और एनडीए का 62 होता है। तो यदि साफ तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि यदि एनडीए यूपीए की तरफ से अलग होते हैं या एनडीए के अकेले भी खड़ा होता है तो भी यूपीए से जीत हासिल कर सकता है। और यदि बात किया जाए कि यूपीए और यानी विपक्ष और पक्ष की ओर से कौन से चेहरे आते हैं तो एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुनाव के जो उम्मीदवार हैं तो रामनाथ कोविंद आते हैं। वहीं यूपीए में मीरा कुमार, यानी 2 चेहरे सामने आ रहे हैं हमारे सामने कि रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो वोट वैल्यू का हमने आपको आंकड़े बताए हैं, ये वोट वैल्यू के आंकड़े कैसे निकाले जाते हैं। तो सांसदों और विधायकों जो राष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं उनकी वोट वैल्यू निकालते हैं। वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके लिए हमें जानना होगा कि लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं। लोकसभा में कुल सीट हैं 543, वहीं राज्यसभा की कुल सीट हैं 233। यानी टोटल जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के वो होते हैं 776। यानी विधायकों के जो मत मूल्य निकलता है वो निकलता है 5,49,474। तो इसमें ये भाग दिया जाएगा जो टोटल सदस्य होंगे, तो यानी 5,49,474 में 776 का यदि भाग दिया जाएगा तो 708, यानी सांसदों के जो वोट की वैल्यू निकलती है वो 708 निकलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सांसद के वोट का जो वैल्यू होता है वो होता है 708। यानी कुल सांसद के वोट की वैल्यू की बात किया जाए तो 708, यानी 708 एक वोट वैल्यू इंटू इसमें हम गुणा करेंगे 776 टोटल जितने सदस्य हैं। तो जो टोटल वोट की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 5,49,408। अब विधायक के वोट का मूल्य जो अलग होता है, विधायक के मूल्य निकाला जाता है 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से।
यानी प्रदेश की कुल जनसंख्या को प्रदेश की कुल विधानसभा सीट से भाग दिया जाता है और जो संख्या मिलती है उससे 1000 का भाग दिया जाता है, उससे विधायक का एक वोट की मूल्य निकलता है। यानी एक विधायक का वोट की वैल्यू जो निकलती है वो निकलती है टोटल राज्य की जनसंख्या में टोटल विधायकों की संख्या से भाग देने पर जो आंकड़े निकलते हैं, और आंकड़ों में 1000 का वोट भाग देने पर वो एक विधायक की वोट की वैल्यू निकलती है। यानी हम कह सकते हैं राज्य के कुल विधायकों की संख्या अपॉन राज्य के विधायकों की संख्या अपॉन राज्य की जनसंख्या में 1000 का जो आंकड़ा निकलेगा भाग देंगे तो वहाँ पे एक विधायक की वोट की वैल्यू निकल जाएगी। यदि दोनों चेहरे के बारे में बात की जाए तो एक लोकप्रियता में आगे हैं, दूसरे वोट में। यानी रामनाथ कोविंद की बात किया जाए तो वोट की वैल्यू में आगे हैं, वहीं मीरा कुमार की बात की जाए तो लोकप्रियता में आगे हैं। अब 25 जुलाई को चुनाव होगा, यानी 25 जुलाई को प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल समाप्त होगा, नया राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो अब देखना होगा कि नया राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद आएंगे या तो फिर मीरा कुमार, क्योंकि लड़ाई रामनाथ कोविंद वर्सेस मीरा कुमार में है। लेकिन सियासत की जंग की बात की जाए और अगला राष्ट्रपति कौन होगा, उसका दायित्व क्या होगा और उसके पास क्या पावर होगी, क्या शक्तियां होगी, तो हम ग्राफिक के माध्यम से देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है, पहली होती है प्रशासनिक शक्तियां। भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित है। ऐसे कार्यपालिका कार्य को प्रशासनिक प्रकृति के हैं, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जाते हैं। दूसरी राष्ट्रपति की शक्ति होती है विधायकी शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनाती है, यानी राज्यसभा और लोकसभा। संसद का अंग होने के नाते राष्ट्रपति बहुत सी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वहीं राष्ट्रपति की तीसरी शक्तियाँ होती है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति के नाम से ही प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा बजट संसद में पेश किया जाता है। देश का वार्षिक बजट और पूरक बजट तैयार करना और उसे लोकसभा के समक्ष पेश करना राष्ट्रपति का दायित्व होता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। उनकी अनुमति के बिना वित्तीय अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। देश के आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि बिना संसद की स्वीकृति के अचानक या अकाल पड़ने पर वो खर्च कर सकता है, उसके पास धन का उपयोग कर सकता है। वही राष्ट्रपति के पास एक अमूल्य और बहुमूल्य शक्ति होती है, जो होती है सैनिक शक्तियाँ। यानी राष्ट्रपति सैन्य शक्तियों का प्रधान है। वह जल सेना, थल सेना व वायु सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है तथा फील्ड मार्शल की उपलब्धि भी दे सकता है। राष्ट्रपति अपने पद के आधार पर रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अनुच्छेद 53 की तरह वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग विधि के अनुसार ही करेगा। जल, थल व वायु सेना के प्रधान अधिवक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। युद्ध या वायु आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति आपात की घोषणा भी कर सकता है। इस घोषणा की संसद द्वारा स्वीकृत आवश्यक होती है। वहीं जो पांचवा राष्ट्रपति का शक्ति है वह है राजनयिक एवं कूटनीतिक शक्तियाँ। यानी देशों में राष्ट्रपति अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति को विदेश नीति व कूटनीति संबंधी शक्तियां प्रदान होती है। वे राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करते हैं। विदेशी राजदूत अपने प्रमाण पत्र राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को ही पेश करता है। विदेशों के साथ जो भी समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। व्यवहारिक रूप से तभी लागू होता है जब उन पर संसद की स्वीकृति मिल जाती है, अन्यथा वो लागू नहीं होता। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट चुनाव के लिए विधायक और सांसद वोट देते हैं, जिसके बाद दोनों के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। जिसके पास वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है वो राष्ट्रपति बनता है। अब देखना है अगला राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी के बाद कौन होगा, मोदी के राम या सोनिया की मीरा, क्योंकि जंग इन्हीं दोनों के बीच में है।